जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, सही इंसान की परख इस बात से की जाती है कि जब उसे पावर मिलती है तो वो उसका क्या करता है। दोस्तों, अगर हमारे आंखों पे अहंकार का पर्दा होता है ना, तो ना हम अपनी गलती देख पाते हैं और ना हम सामने वाले की अच्छाई देख पाते हैं। इसीलिए कहा गया है कि प्रभु श्री राम को अहंकार का ज्ञान था और रावण को ज्ञान का अहंकार था। आइए जानते हैं इस कंप्लीट वीडियो में कि आखिर एक आईएएस ट्रेनी ऑफिसर ने कैसे अपने डिपार्टमेंट में नाक में दम कर रखा है। एक आईएएस ट्रेनी ऑफिसर की दादागिरी या यूं कहें पापागिरी क्या थी। आखिर ये पूरा मुद्दा क्या है। कार, वीआईपी नंबर, केबिन, स्टाफ न मिलने पर क्या कंट्रोवर्सी हुई है। ये केस स्टडी है। मैंने इससे सीखा है, मैं चाहता हूं आप भी सीखिए। अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट है, फ्यूचर ऑफिसर है या एक ट्रेनी प्रोबेशनर, आप आगे ट्रेनिंग करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए एक लर्निंग कर्व है। मुझे पता है कि आप में से सिर्फ और सिर्फ 5 से 8% लोग इस वीडियो को एंड तक देखेंगे क्योंकि हमारा अटेंशन टाइम बहुत कम है। लेकिन मैं पहले ही बता दे रहा हूं कि अगर आप वीडियो को पहले ही छोड़ देंगे तो ये आपका लॉस है, क्योंकि इस वीडियो में बहुत कुछ मिलने वाला है। हम ये सीखेंगे आखिर कंट्रोवर्सी है क्या। रियली में आपको समझना चाहिए कंट्रोवर्सी है क्या। एक आईएएस ट्रेनी ने क्या नाक में दम कर दिया है। ये हैं कौन? मैंने इनका चेहरा छुपा रखा है। ये हैं कौन? कब ग्रेजुएट हुई थी? कब इन्होंने यूपीएससी क्रैक किया? कैसे आईएएस बनी? ये पूरी कंट्रोवर्सी क्या है? ऑप्शनल क्या थी? सब कुछ हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इनका नाम है डॉक्टर पूजा मनोरमा दिलीप राव खेड़कर। ये पुणे से आती हैं और इन्होंने ऐसा क्या कर दिया कि जो इनके बॉस थे, जो डीएम साहब थे, उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को कंप्लेन कर दी। मतलब इन्होंने अपने ट्रेनिंग के प्रोसीजर में, जो कि बिल्कुल शुरुआत है, उसमें ऐसा क्या कर दिया कि चीफ सेक्रेटरी को कंप्लेन चली गई। अभी तो हम नौकरी करना शुरू किए थे और शुरुआत में ही हमारे पास एक इतना बड़ा कंप्लेन होकर आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट सीख है। ये है हम गाड़ी, ये है केबिन। क्या आप बता सकते हैं कि जब एक आईएएस ऑफिसर ट्रेनिंग में रहता है, प्रोबेशन में रहता है, तो क्या उसको ये लाल बत्ती वाली गाड़ी, ये केबिन और वीआईपी नंबर प्लेट ये सब मिलता है? इसी बात को हम वीडियो में जिक्र करेंगे। दोस्तों, जब आप यूपीएससी क्रैक करके ना लबासना पहुंचते हैं, तो हर एक ऑफिसर को ट्रेनिंग में रखा जाता है, प्रोबेशन में रखा जाता है। एक आईएएस ऑफिसर को मैक्सिमम 2 साल तक प्रोबेशन में रखा जाता है। उसको अच्छे से ग्रिल किया जाता है, उसके अंदर से वो ऑफिसर वाली क्वालिटी निकाली जाती है, उसको रिव्यू किया जाता है, फिर एक एग्जाम होता है, फिर उसके बाद वो डीएम बनता है, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट 2 साल बाद बनता है। तब तक उसको कुछ सुविधाओं से वंचित रखा जाता है, उसको कुछ प्रिविलेजेस से हटा दिया जाता है। आज उसी प्रिविलेजेस की बात हो रही है। जिक्र करते हैं दोस्तों डिटेल में। मैंने इनका चेहरा तो हटा दिया है, लेकिन आप सर्च कर सकते हैं इनके नाम से। पुणे टाइम्स मिरर में ये इश्तिहार आया था कि एक आईएएस ट्रेनी ने अपने कंडक्ट से, अपने अपने प्रोफेशनल कंडक्ट से कैसे सारे के सारे एम्प्लॉयज, ऑफिशियल मुख्यालय और कार्यालय जो है पुणे में, उसमें नाक में दम कर रखा है। आइए डिटेल में जानते हैं। दोस्तों, हुआ क्या था कि जब ये आईएएस ऑफिसर ये वहां पर एज अ प्रोबेशनर डिस्ट्रिक्ट पुणे में तैनात हुई, वहां पर इन्होंने कुछ ऐसी अनफेयर डिमांड्स रखी जिनकी वजह से इनके जो बॉस थे, डीएम थे, उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को कंप्लेन कर दिया था। अच्छा, इनकी डिमांड क्या क्या थी। इनकी डिमांड ये थी कि मुझे गाड़ी चाहिए, गाड़ी वीआईपी नंबर के साथ चाहिए, मुझे लाल बत्ती वाली गाड़ी चाहिए, मुझे अपना एक प्राइवेट केबिन चाहिए और मेरे पास इतने कम स्टाफ क्यों है, मेरे पास और स्टाफ चाहिए। ये सारी की सारी डिमांड इनकी थी। तो जो डीएम साहब थे, उन्होंने तंग आकर, परेशान होकर चीफ सेक्रेटरी को पत्र लिखा और बोला ये सारी सुविधाएं एक आईएएस प्रोबेशनर के लिए बनी ही नहीं है, तो फिर ये क्यों मांग रही हैं। और पिछले 3 महीनों से इन्होंने नाक में दम करके रखा है, हम नहीं दे सकते हैं। साथ ही में बात तो तब हो गई जब इनके पिताजी, इनके दादाजी भी एक आईएएस ऑफिसर थे, इनके पापा भी एक आईएएस ऑफिसर थे, रिटायर हो चुके हैं और अब ये हैं। तो बात तो तब आगे बढ़ गई जब इनके पिताजी ने इनके ऑफिसर्स को, डीएम साहब को फोन करके ये बोला कि अगर हमारी बिटिया रानी की डिमांड्स मेट नहीं हुई, तो फिर आप लोगों की जो वॉट लगेगी वो फिर हमें नहीं पता। ये इतना कुछ हो गया दोस्तों। अब आप बताइए क्या ये सही है। अच्छा, दूसरा और हद तब हो गई जब पूजा को ये सारी फैसिलिटीज नहीं मिली,
तो उन्होंने अपने प्राइवेट कार ऑडी, प्राइवेट कार में ही महाराष्ट्र शासन लिखवा के ऊपर जो है लाल बत्ती रखवा दिया, और साथ ही में वहां पे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जिनका नाम था अजय मोरे, उनका ऑफिस खाली था, मतलब कि वो अभी बंबई गए थे किसी काम से, उनके ऑफिस में जबरदस्ती अपना नेम प्लेट लगवा के और अपना ऑफिस बना लिया। तो ये क्या है? ये दादागिरी नहीं है तो क्या है? क्या हम उम्मीद कर सकते हैं एक ऐसे ऑफिसर से जो कि ट्रेनिंग करके अभी लवासना से ट्रेनिंग करके आया है और ऐसा बर्ताव कर रहा है? क्या हम उम्मीद कर सकते हैं? हम बिल्कुल नहीं उम्मीद कर सकते हैं। ठीक है? सो अब इस सिचुएशन में क्या किया जाए? दोनों दोनों जो पिता हैं और दोनों बेटी हैं वो लगे हुए हैं इसमें, और इस कंप्लेन गई है। ठीक है? अब आपको इश्यू समझ में आ गया है? नाउ एक और इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको यहां बताते जाता हूं कि दोस्तों, मेरा जो मेंटरशिप प्रोग्राम है ना, उस मेंटरशिप प्रोग्राम में सिर्फ और सिर्फ हम पढ़ाई से रिलेटेड बात नहीं करते हैं कि हम कोर्स को कैसे कवर करें। हम ये भी बात करते हैं अपनी पर्सनैलिटी को कैसे बिल्ड करें। कहीं हम कोई बेड़ा गर्क ना कर दें अगर हमारा यूपीएससी क्वालीफाई हो गया तो, और कुछ उल्टा-सीधा ना कर दें। हम पर्सनैलिटी पे बात करते हैं, हम सिलेबस के एनालिसिस पे बात करते हैं, हम पीवाईक्यू के एनालिसिस पे बात करते हैं, हम रिसोर्स के एनालिसिस पर बात करते हैं। और मैं हर हफ्ते इन बच्चों के साथ एक डिबेट सेशन रखता हूं ताकि ये खुल के बोलें। 70% एस्पिरेंट्स को तो हमें पता ही नहीं है, इन सारी चीजों के बारे में वो सोचते ही नहीं है, सिर्फ लाइव क्लास लेक्चर के बारे में सोच के अपनी सेल्फ स्टडी को और खराब कर रहे हैं। दोस्तों, ये देख रहे हैं आप स्टूडेंट्स को, आपको कोई सर गाइड नहीं करने वाले, भैया गाइड करने वाले हैं, आपका बड़ा भाई जो कि आपके बगल में रह के गाइड करेगा, आपके आपके पीठ पे हाथ रख के गाइड करेगा, ना कि सामने से गाइड करेगा टेबल के सामने से। और मैंने देखा है कि मेरी वीडियोज़ जो हैं वो पेरेंट्स भी देखते हैं। हम लोग के पास कॉल्स आती हैं अंकल की, आंटी की, बोलते हैं बेटा आप जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो। मेरा बेटा या बेटी आपके पास महफ़ूज़ है। मैं चाहता हूँ कि वो आपसे ही मेंटरशिप ले, आपसे ही गाइडेंस ले। क्योंकि एक एक सच्चाई दिखती है उनको और मुझे बहुत प्राउड फ़ील होता है। तो आप मैं चाहता हूँ कि आप आएँ और थोड़ा-सा बाहर निकले उन सारी चीज़ों से और अपने आप पर काम करें, ना कि किसी कोचिंग के मटेरियल के ऊपर आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं। मैं आप लोगों से इस मेंटरशिप प्रोग्राम में काम करवाता हूँ। ये डिफरेंस है कि जो पर्सनल गाइडेंस प्रोग्राम है और ग्रुप गाइडेंस प्रोग्राम में, दोनों में फ़र्क क्या है? मैं कमेंट सेक्शन में जो गूगल फॉर्म है उसको फिल करिएगा। व्हाट्सऐप से आप कनेक्ट कर सकते हैं। इसको मैंने टेलीग्राम पे भी डाल रखा है। इन दोनों में फ़र्क क्या है, वो आप जान लीजिएगा। मुझे पता है कि अगर आप मिस कर रहे हैं इसको तो आप एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी मिस कर रहे हैं। ये मैं कन्फर्म बता सकता हूँ। सो हम लोग बहुत जान डालते हैं इसमें, तो नीचे आपको दे रखा है। अब आइए हम एक डिटेल में डिस्कस करते हैं। मान लीजिए कि ये सवाल आपको आ गया यूपीएससी के जीएस 4 के एथिक्स पेपर में, ठीक है? सेम यही सवाल आ गया कि आप ज़िले के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, एक आईएएस प्रोबेशनर आते हैं और कुछ ऐसा कर देते हैं, तो आप क्या-क्या करेंगे? ठीक है? ये एथिक्स का क्वेश्चन आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। 250 वर्ड का लिखिए। सबसे पहले हमें क्या करना है? इश्यू ढूँढना है। इश्यू क्या है? इश्यू ये है कि भाई जो कलेक्टर हैं, सेल्फ प्रोक्लेम्ड असिस्टेंट कलेक्टर जो कि अब हुई भी नहीं है, उन्होंने अपने बिहेवियर से पूरे ऑफिस के स्टाफ का मतलब हालत खराब कर दी है, बेड़ा गर्क कर दिया है। कहीं न कहीं वो अ, मिसयूज़ ऑफ पावर हो रहा है। डिमांड्स उनकी क्या-क्या हैं? डिमांड है भैया कि हमको पर्सनल केबिन चाहिए, स्टाफ चाहिए, प्राइवेट कार में इक्विप कर दो, वीआईपी नंबर प्लेट चाहिए, ठीक है? वॉयलेशन क्या-क्या किया है? वॉयलेशन ये किया है कि प्राइवेट कार में उन्होंने अपनी लाल बत्ती लगा ली। प्राइवेट कार में महाराष्ट्र शासन लिखवा दिया है और अजय साहब के जो केबिन है, उसको अपना केबिन ज़बरदस्ती बना लिया है। क्या बात है भाई! रिस्पॉन्स क्या था? कि जो कलेक्टर साहब थे सुहास, उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को कंप्लेन कर दी। इनफैक्ट जो अजय मूर भी थे, वो भी जब वापस आए, उन्होंने भी कंप्लेन की कि भैया ऐसे कैसे आप मेरा ऑफिस ले सकते हो? ठीक है? सो ये सारे रिस्पॉन्स थे और ये फर्दर एक्शंस थे। अब जीएस पेपर 4 में आता है कि कैसे हम एथिकल इश्यूज निकालें इस पूरे कंडक्ट से। तो इस केस स्टडी में जो एथिकल इश्यू है, जो नीति संगत नहीं है, क्या-क्या है? अब्यूज ऑफ पावर। वो कहते हैं ना कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। तो यू अब्यूज ऑफ पावर कर रही हैं। एक आईएएस ट्रेनी अपने अथॉरिटी को, अपने इस पावर को यूज कर रही हैं और डिमांड कर रही हैं, पर्सनल अनफेयर मीन्स डिमांड कर रही हैं। प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है कि अपने प्राइवेट गाड़ी पे लाल बत्ती लगा ली, उस पे वीआईपी नंबर प्लेट लगा दिया और महाराष्ट्र शासन लिखवा दिया। इंटीग्रिटी एंड अकाउंटेबिलिटी का मतलब
कहीं न कहीं हमें ये लगता है कि जो भाई आपने लवासना में सीखा है, जो आपने अपने घर वालों से सीखा है, वो क्या सीखा? वो दिखता है आपके छवि में। इम्पैक्ट ऑन पब्लिक सर्विस पूरे ऑफ़िस का माहौल खराब कर दिया है। आपने डीएम को नहीं छोड़ा, अपने एडीएम को नहीं छोड़ा। 3 महीने से आपके बॉस जो हैं, वो चीफ सेक्रेटरी को ईमेल कर रहे हैं बता रहे हैं कि भाई माहौल खराब कर दिया। कितनी बुरी बात है। नेपोटिज़्म एंड फेवरेटिज़्म आपके पिताजी थे आईएएस रिटायर हो चुके हैं, बाबा थे रिटायर हो चुके हैं। लेकिन आप सोचिए कि आप एक आईएएस ऑफिसर हैं, फिर भी आपको नेपोटिज़्म की ज़रूरत है। आपने क्वालीफाई किया है यूपीएससी, फिर भी आपको ज़रूरत पड़ रही है पापा के उस छवि की। नहीं, अच्छे काम के लिए यूज़ करिए। है ना? तो हम नेपोटिज़्म और फेवरेटिज़्म क्यों कर रहे हैं यहाँ पे? ठीक है। अब हम लोग आते हैं कि ये हैं कौन? दोस्तों, डॉक्टर पूजा इन्होंने एमबीबीएस किया है और एमबीबीएस के फाइनल टर्म्स में से ही जेरियाट्रिक मेडिसिन्स पे इन्होंने काम करना शुरू कर दिया था। सर्जरी भी इनका एक स्पेशलिटी थी। लेकिन ग्रेजुएशन के टाइम पर ही इन्होंने यूपीएससी की तैयारी करना शुरू कर दी थी। कहा जाता है कि इनको मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ है जो कि ये कैटेगरी 5 में आती हैं। ठीक है? कैटेगरी 5 में आना मतलब कैटेगरी 1, 2, 3, 4 वो चारों डिसेबिलिटीज़ के साथ-साथ मतलब सब कुछ है। तो इसलिए इनको 2019 में इन्होंने अटेम्प्ट दिया था, पुणे से ही आती हैं, महाराष्ट्र से आती हैं। 2019 में अटेम्प्ट दिया था, यूपीएससी क्वालीफाई हुआ, तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में असिस्टेंट डायरेक्टर लगी थी। 2021 में यूपीएससी क्लियर किया, तो इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज़ इनकम एंड टैक्स डिपार्टमेंट, ठीक है? आईटी मिला था इनको। 2022 में दिया फिर से, तब इनको जाके ये वाला आईएएस मिला। अच्छा, इनकी जो रैंक थी, जब ये आईआरएस थी तो 679 रैंक थी इनकी और जब आईएएस बनी तो 821 रैंक है इनकी, ठीक है? और इस बार इन्होंने पीडब्ल्यूडी जो कैटेगरी 5 है फिजिकली डिसेबल्ड बेंचमार्क डिसेबिलिटी आती है वो। अच्छा 2019 में इनका ऑप्शनल जो था, वो सोशियोलॉजी था। उसके बाद मार्क्स कम आते थे, लगभग 260 मार्क्स आए थे। उसके बाद इन्होंने चेंज किया। एंथ्रोपोलॉजी इन्होंने किसी ने सजेस्ट किया क्योंकि ये डॉक्टर भी थी, तो एंथ्रोपोलॉजी इनका ऑप्शनल था, जिसमें से पहले 2000 इसमें जो आए थे, 200 नंबर आए थे और फाइनल में इस बार जो आए हैं, वो 285 नंबर आए हुए हैं। फिलहाल इनका जो ट्रांसफ़र हो चुका है, अब केस जो है वो काफ़ी आगे बढ़ चुका है। इनका ट्रांसफ़र पुणे से वाशिम हो चुका है। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको कुछ न कुछ एक लेसन दी होंगी। अगर कुछ भी समझ में आया है, तो कमेंट करके बताइएगा और अपना व्यू भी बताइएगा। ठीक है? मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।